नमस्कार दोस्तों। बाबा साहेब अंबेडकर और महात्मा गांधी दो बड़े महान जाने माने फ्रीडम फाइटर्स देश के। लेकिन क्या आप जानते हैं दोनों के बीच में बहुत मतभेद हुई थी, बहुत सी डिसएग्रीमेंट्स थी, चर्चा हुई थी कास्टिज्म के इशू पर। कौन यहां पर सही था और कौन गलत था। आज अंबेडकर जयंती है, 130th बर्थ एनिवर्सरी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिन्हें हम पॉपुलरली बाबा साहेब अंबेडकर करके बुलाते हैं। तो जैसा मैंने भगत सिंह के वीडियो में किया था, आज के वीडियो में मैं बाबा साहेब अंबेडकर की आइडियोलॉजीज और आइडियाज को आपके सामने पेश करना चाहूंगा इस वीडियो में। आइए जानते हैं। डॉक्टर बी आर अंबेडकर का जन्म महार कास्ट में हुआ था, जो कि एक दलित कास्ट है, और बचपन से ही उन्होंने बहुत कास्ट ऑपरेशन झेला था। फॉर इंस्टेंस, जब वो स्कूल जाते थे तो वो और उनके भाई इकलौते दलित बच्चे थे स्कूल में पढ़ने वाले। उन्हें कहा जाता था कि वो अपनी घर से एक बोरी लेकर आए जिस पर वो बैठकर स्कूल में पढ़ेंगे। उन्हें सेम नलके से पानी भी नहीं पीने दिया जाता था स्कूल में। स्कूल वालों ने उनके लिए एक स्पेशल मटका रखा था और वो खुद भी मटके से पानी नहीं पी सकते थे। स्कूल के पियोन मटके से पानी निकाल के उनके हाथ पर डालते थे, और जिन दिनों पियोन नहीं आते थे स्कूल, भीमराव और उनके भाई को प्यासा ही रहना पड़ता था। पैसे की कमी की वजह से डॉक्टर अंबेडकर के भाई को अपनी पढ़ाई अधूरी ही छोड़नी पड़ी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कड़ी मेहनत करी पढ़ाई में और उन्हें स्कॉलरशिप मिली महाराजा ऑफ बड़ौदा की तरफ से, और वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने गए। उसके बाद उन्होंने अपनी डॉक्टरेट भी करी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स की फील्ड में पढ़ाई करी और लॉ की फील्ड में पढ़ाई करी। इस लेवल तक एजुकेशन मिलने के बाद भी उन्होंने अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होते हुए देखी। तो कोई हैरानी की बात नहीं थी कि उन्हें डिस्क्रिमिनेशन और कास्टिज्म से सख्त नफरत थी। इस हद तक नफरत थी कि वो ना सिर्फ हिंदू लोगों को गलत ठहराते थे जो लोग कास्टिज्म प्रैक्टिस करते थे, बल्कि वो ओपनली क्रिटिसाइज करते थे हिंदू धर्म को ही। अपनी कई राइटिंग्स में डॉक्टर अंबेडकर ने ना सिर्फ ठोस सवाल उठाए हैं हिंदुइज्म पर, बल्कि इस्लाम पर भी। उन्होंने संस्कृत पढ़ी और उन्होंने वेदास को एक वर्थलेस सेट ऑफ बुक्स बताया। उनका मानना था जब तक कास्ट रहेगी तब तक एक आउटकास्ट रहेगा। तो वो ना सिर्फ कास्टिज्म के अगेंस्ट थे, बल्कि वो कंप्लीट एनहाइलेशन चाहते थे कास्ट की। दूसरी तरफ महात्मा गांधी एक रिलीजियस हिंदू थे। उनकी ज्यादातर प्रिंसिपल्स और स्ट्रैटेजीज धर्म से आती थी। इनफैक्ट वो गीता को अपनी स्पिरिचुअल डिक्शनरी भी मानते थे, और सही मायनों में रिलीजियस होने के नाते वो बाकी धर्मों को रिस्पेक्ट भी करते थे और कम्युनल हार्मनी की तरफ काम भी करते थे। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इतना रिलीजियस इंसान अपने रिलीजन पर सवाल नहीं उठाएगा। इसलिए गांधी जी के जो व्यूज थे, शुरुआत में एटलीस्ट कह सकते हो, वो काफी ऑर्थोडॉक्स थे। इनका मानना था कि कास्ट हिंदुइज्म का एक फंडामेंटल हिस्सा है। जो 4 वर्णों का सिस्टम है, इनका मानना था कि वो नेचुरल है और एसेंशियल है, लेकिन एट द सेम टाइम वो इक्वल स्टेटस के हैं। ऐसा नहीं है कि एक वर्णा दूसरे के ऊपर रखा जाएगा। और एट द सेम टाइम इनका मानना था कि अनटचेबिलिटी हिंदुइज्म का पार्ट नहीं है। अनटचेबिलिटी एक पाप है, एक सिन है हिंदुओं के लिए। इसी रीजन से 1932 में इन्होंने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की भी फाउंडेशन करी थी, जिसे बाद में रीनेम कर दिया गया था हरिजन सेवक संघ में। 1924 में इन्होंने केरला के वाईकॉम डिस्ट्रिक्ट में वाईकॉम सत्याग्रह भी लॉन्च करी थी, जहां पर दलितों को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, जिसमें बड़े बड़े सोशल रिफॉर्मर्स जैसे कि पेरियार ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो यहां पर आप एक बड़ा क्लियर डिफरेंस देख सकते हो दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर की सोच में और गांधी जी की सोच में। गांधी जी के जो व्यूज थे शुरुआत में, वो काफी प्रॉब्लमैटिक कह सकते हो उन्हें, काफी ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव थे, इस हद तक कि वो कास्टिज्म के अगेंस्ट ओपनली नहीं बोलते थे। और 1920s में तो उन्होंने पब्लिकली कहा था कि वो इंटर मैरिज और इंटर डाइनिंग को सपोर्ट नहीं करते। मैंने कभी किसी मुस्लिम या ईसाई के साथ लड़ाई नहीं की है, लेकिन इतने सालों में मैंने कभी किसी मुस्लिम या ईसाई परिवार से फल के अलावा कुछ नहीं खाया। इत्तेफाक की बात थी कि गांधी जी के बेटे मनीलाल को एक मुस्लिम लड़की फातिमा से प्यार हो गया, और गांधी जी इनकी शादी के सख्त अगेंस्ट थे, इनकी शादी को होने नहीं दिया। लेकिन 1927 में एक बार फिर से उनके दूसरे बेटे देवदास एक लक्ष्मी नाम की लड़की से शादी करना चाहते थे, और गांधी जी इसके भी अगेंस्ट थे, क्योंकि वो सेम कास्ट से बिलोंग नहीं करती थी। बनिया ब्राह्मण की शादी गांधी जी सपोर्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन ये बात सफेद झूठ होगी अगर आगे की कहानी मैं आपको ना बताऊं तो, क्योंकि वक्त के साथ साथ गांधी जी की जो सोच थी वो और प्रोग्रेसिव बनती चली गई। 1932 में इन्होंने अपनी राय बदल ली इंटरकास्ट मैरिजेस के बारे में। गांधी जी ने माना कि वो पहले गलत थे। उन्होंने कहा कि जो इंटरकास्ट मैरिज पर रिस्ट्रिक्शंस हैं वो एक्चुअली में हिंदू सोसाइटी को और कमजोर बनाने लग रही हैं। दूसरे रिलीजन या कास्ट के लोगों के साथ खाना खाना या शादी करना, इस पर जो रुकावटें हैं वे हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। ये बाद में हिंदू धर्म में आई, शायद जब हिंदू धर्म अपने पतन की तरफ था।
आज के समय में ऐसी रुकावटें हिंदू समाज को कमजोर कर रही हैं। और इसी के साथ ही अगले ही साल गांधी जी के बेटे देवदास फाइनली लक्ष्मी से शादी कर पाए। 1946 में बात इस हद तक पहुंच गई कि गांधी जी ने कहा कि वो अपने आश्रम में लड़के और लड़कियों की शादी नहीं होने देंगे जब तक उनमें से कोई एक हरिजन नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनका बस चले तो वो सारी लड़कियों को कहें कि वो एक हरिजन पति ढूंढे। दूसरी तरफ अक्टूबर 1935 में एक कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि वो हिंदुइज्म को छोड़ना चाहते हैं। ये मेरा मिसफॉर्चून था कि मैं अछूत के कलंक के साथ पैदा हुआ। हालांकि मेरे पैदा होने में मेरा तो कोई दोष नहीं, लेकिन यह जरूर मेरे पावर में है कि मैं हिंदू रहते हुए नहीं मरने वाला। शुरुआत में उन्होंने अपना इंटेंशन बताया था कि वो सिखिज्म में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उन्होंने ये नहीं किया और बाद में ही उन्होंने बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया। वैसे दोस्तों, अगर आप डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि आप डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर किताबें पढ़िए, और अगर आप किताबें नहीं पढ़ सकते तो ऑडियो बुक सुनिए। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ऑडियो बुक सुनने के लिए है कुकू एफएम। कुकू एफएम एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर बुक समरीज हैं, बायोग्राफीज हैं और किताबें भी आपको यहां पर मिल जाएंगी ऑडियो के फॉर्मेट में सुनने के लिए। पर्सनली मैं ये ज्यादा प्रेफर करता हूं क्योंकि ये काम करते हुए करना आसान है कि आप घर में बर्तन धो रहे हैं या झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, कुछ भी काम करते हुए आप ऑडियो सुन सकते हैं। आपको फुली कॉन्सेंट्रेटेड रहने की जरूरत नहीं होती। इस प्लेटफॉर्म की नॉर्मली कॉस्ट है 399 रुपीज पर मंथ, पर क्योंकि इस वीडियो को इन्होंने स्पॉन्सर किया है तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है। अगर आप कूपन कोड ध्रुव20 इस्तेमाल करेंगे तो आपको 20% ऑफ मिलेगा, जिसका मतलब आपके लिए एक्चुअली में कॉस्ट कितनी पड़ी, ₹1 पर दिन से भी कम की कॉस्ट पड़ी, 319 रुपीज पर ईयर। देखिए, चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओवरऑल बात करें तो शायद सबसे बड़ी डिसएग्रीमेंट रही थी डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेकर। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब है दोस्तों कि देश में ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी जहां पर सिर्फ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का इंसान ही खड़ा हो सकता है इलेक्शन लड़ने के लिए, और वोटिंग के वक्त भी सिर्फ उसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग वोट डालने जा सकते हैं। आज के दिन क्या होता है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं और आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने एमपी के लिए वोट डालते हैं, और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी लोग रहते हैं सब वोट डाल सकते हैं 18 साल से ऊपर है तो। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट्स में एक स्पेसिफिक, मान लो सिख या मुस्लिम या क्रिश्चियन कैंडिडेट खड़ा है तो सिर्फ सिख लोग या मुस्लिम लोग या क्रिश्चियन लोग ही वोट डाल सकते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बाकी लोग वोट भी नहीं डाल सकते। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं दोस्तों, ब्रिटिश राज में 1909 में ब्रिटिश इंडिया सरकार ने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए इंडिया में, और 1919 में क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को और सिख्स को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले इंडिया में। अब बात यह थी कि डॉक्टर अंबेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहते थे दलित्स के लिए भी, लेकिन गांधी जी इसके सख्त अगेंस्ट थे। 1931 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में, वहां पर गांधी जी ने जाकर ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी डिमांड्स रखी। इन्होंने कहा कि अनटचेबल्स भी हिंदू हैं, उन्हें माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। एट द सेम टाइम ये भी चाहते थे कि मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स और बाकी सब माइनॉरिटीज के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए हैं उन्हें हटा दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अंबेडकर चाहते थे कि दलित्स को भी माइनॉरिटी डिक्लेयर किया जाए इंडिया में और उन्हें भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाए। आपको क्या लगता है वैसे किसकी सुनी होगी? आंसर बड़ा सिंपल है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार हमेशा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलती थी। 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामजे मैकडॉनल्ड ने एक कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया, और ना सिर्फ इन्होंने ये कहा कि जो माइनॉरिटीज के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले हुए हैं वो रिटेन्ड रहेंगे, वहीं रहेंगे, वो हटाए नहीं जाएंगे, बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि दलित्स अब एक सेपरेट माइनॉरिटी कैटेगरी बनेगी और दलितों को भी अब सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाएंगे। और गांधी जी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। गांधी जी का मानना था कि किसी भी टाइप के सेपरेट इलेक्टोरेट से देश यूनाइटेड नहीं रह पाएगा, और वो अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार थे इस चीज को लेकर। इसीलिए गांधी जी बैठ गए एक फास्ट पर अनटू डेथ। डॉक्टर अंबेडकर पर बहुत प्रेशर था इस चीज को लेकर। एक तरफ वो अपनी मनवाना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ वो देख रहे थे कि अगर गांधी जी को सही में कुछ हो जाता है तो इससे दलितों की इमेज भी खराब हो सकती है। तो डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी ने एक हिस्टोरिक समझौता किया यहां पर, जिसका नाम है पूना पैक्ट। आपने स्कूल की किताबों में पढ़ा ही होगा। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी ने एक कॉम्प्रोमाइज किया, दोनों अपनी पोजीशन से एक स्टेप नीचे उतरे और ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स करने का फैसला किया। ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स क्या है?
बेसिकली ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां पर जो इलेक्टेड पॉलिटिशियन होगा वो एक स्पेसिफिक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करेगा, लेकिन जब वोट डालने की बात आएगी तो सारे लोग, जो सारे वोटर्स उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं, वो सब वोट डाल सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक कम्युनिटी ही वोट डाल सकती है। डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी को कन्विंस किया अपनी डिमांड्स को लेकर। उन्हें चिंता थी कि अगर जॉइंट इलेक्टोरेट्स होंगे तो वो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो अपना कोई एक पपिट दलित कैंडिडेट खड़ा कर देगी उसे जिताने के लिए। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर दोनों ने कहा कि हम एक प्री इलेक्शन करेंगे जिसमें कि सिर्फ दलित वोट कर पाएंगे और दलित कुछ 4 कैंडिडेट्स को चुनेंगे और फिर उन 4 कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट को चुना जाएगा जब सारे वोटर्स वोट करेंगे। तो साथ ही साथ जो ओरिजिनल नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स थी वो 71 थी। डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी को कन्विंस किया कि इसे बढ़ा दिया जाए 148 तक। अब अगर पॉलिटिकल एजेंडा को छोड़कर अगर हम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करें तो वहां पर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है डॉक्टर अंबेडकर का। इनकी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल थी, एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है 1927 की महाड़ सत्याग्रह। महाराष्ट्र में एक म्यूनिसिपैलिटी है महाड़, जहां पर ये अपने ढेरों फॉलोअर्स के साथ एक टैंक में पानी पीने गए। बड़ी सिंपल सी बात लगती है, लेकिन बहुत से अपर कास्ट हिंदूज उस वक्त इसके सख्त अगेंस्ट थे। एक ऑलमोस्ट राइट जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, बीच में पुलिस को इंटरफेयर करने आना पड़ा था और इन्हीं अपर कास्ट हिंदुओं ने बाद में उस वाटर टैंक को प्यूरिफाई करने के लिए उसमें कुछ दूध, दही जैसी चीजें भी डाली थी। सेम ईयर 25 दिसंबर को डॉक्टर अंबेडकर और उनके ढेरों फॉलोअर्स ने एक कैंपेन भी जारी करी मनुस्मृति को जलाने की। मनुस्मृति एक एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट है जहां पर कास्ट के रूल्स लिखे गए हैं और ये जिस दिन इन्होंने ये किया उसे मनुस्मृति दाहन दिवस करके मनाया जाता है। एक और इनकी बड़ी फेमस मूवमेंट रही थी नासिक में कालाराम टेम्पल में, जिस मंदिर में दलितों को अंदर घुसने नहीं देते थे। तो इन्होंने मार्च करी थी, एक प्रोसेशन मार्च करी थी इसके अगेंस्ट। फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडिया से भी बहुत इंस्पायर्ड थे, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ना सिर्फ इन चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने मेंशन किया बल्कि प्रीएम्बल में भी लिखा है और इन्हीं का मेंशन उन्होंने महाड़ सत्याग्रह में भी किया था। यह केवल पीने के पानी के लिए नहीं है। पानी पीकर हमें ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। हम लड़ रहे हैं पानी पीने के अधिकार के लिए। लेकिन यह लड़ाई केवल हमारे ह्यूमन राइट्स की लड़ाई भी नहीं है। हमारा मकसद फ्रेंच क्रांति से कम नहीं है। यह क्रांति हुई थी सोसाइटी के रिकंस्ट्रक्शन के लिए। जो पुरानी सोसाइटी थी फ्यूडल इनइक्वालिटी पर बेस्ड, उसको इरेडिकेट करने के लिए, and to create a new society which is based on liberty, equality and fraternity। हम इन सारे आइडियल्स को फॉर ग्रांटेड लेकर चलते हैं अक्सर, लेकिन भूलिए मत दोस्तों, ये जो चीजें हैं ये ऐसा नहीं है कि हर कंट्री ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा से ही रही है। अमेरिका जैसे देश को ही देख लीजिए, जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो उसमें इक्वालिटी नहीं थी, ना ही उनमें ब्लैक्स के लिए इक्वल राइट्स थे, औरतों के लिए वोटिंग का राइट था। तकरीबन 75 ईयर्स लगे अमेरिका को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यह ऐड करने में कि स्लेवरी को अबॉलिश किया जाए। एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट डॉक्टर अंबेडकर की रही है पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर हिंदू कोड बिल लाने में। ये हिंदू औरतों के लिए काफी प्रोग्रेसिव कदम है जो उनकी सुरक्षा करने में मदद करता है। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पर ये बाकी धर्मों के लिए नहीं आ पाया टेंस सिचुएशंस की वजह से, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी बात करी जाती है, उम्मीद है कि ऐसे ही प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स वो हर धर्म में लाएगा। आज के दिन दोस्तों हम में से हर कोई डॉक्टर अंबेडकर के आइडियाज से, आइडियोलॉजी से बहुत कुछ सीख सकता है। अगर हम उन्हें सही मायने में ट्रिब्यूट देना चाहते हैं तो हमें ये लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की प्रिंसिपल्स ग्राउंड पर सही मायनों में इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ग्राउंड पर ये आज के दिन भी नहीं दिखती हैं हमें। हम सब जानते हैं कि आज के दिन भी कास्टिज्म कितना ज्यादा देखने को मिलता है और इंटर कास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिजेस से लोग आज के दिन भी कितना दूर भागते हैं। ये तो एक ऐसी चीज है जिस पर गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर फाइनली एक दूसरे से एग्री करते थे कि हमें सोसाइटी को और यूनाइटेड बनाना है, देश को और यूनाइटेड बनाना है, तो हमें इंटर कास्ट मैरिजेस, इंटर रिलीजियस मैरिजेस को प्रमोट करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आया वीडियो को शेयर कीजिए और आप अपनी राय नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।